शालू की अभी नई नई शादी हुई थी। अब नई शादी में क्या होता है, बीवी भी जरूरत और माँ भी, लेकिन दोनों को एक छत में लाए तो लाए कैसे। सुनिए ना जी, मैं क्या बोल रही थी, 2 दिन के लिए मेके चले। मेके चले नहीं होता पगली, मेके जाऊं ऐसा होता है। जाओ जाओ बिल्कुल जाओ। कैसी बोल रही हैं आप? मैं क्या बोल रही हूँ ना, मेरे बिना तो आप रह नहीं पाएंगे, है ना? हाँ ये तो है, लेकिन क्या करें, रहना तो होगा ही ना। आखिर बीवी मेके तो जाएगी ही क्यों? वो जाएगी ही, लेकिन ऐसा कुछ किया भी जा सकता है कि मैं माँ के साथ भी रह लूं और आपके साथ भी। पागल हो क्या? नहीं नहीं जाओ अकेले, ऐसी कोई बात नहीं है। वाली क्या बात है? अरे बीवी के साथ रहने का मन नहीं करता या फिर माँ का पल्लू छोड़ नहीं सकते? कोई बात नहीं है पगली, चलो मैं एक बार माँ से बात कर लेता हूँ। हाँ वैसे भी मैंने तो बोल दिया है, एक बार आपकी बात कर लो। जाना है तो 2 दिन के लिए मेरे मेके, समझ गए ना आप? अब शोहर 2 दिन के लिए बीवी को क्या ही नाराज करता तो चला जाता है बीवी के मेके इसके साथ, और फिर शुरू होता है मेके के 2 दिन का सफर। मैं क्या बोल रही हूँ, वो कुछ फ्रूट लेते हैं ना घर के लिए, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं। बीवी पास के ठेले से जाकर ढेर सारा फ्रूट उठा लेती है और हाथ का थैला शोहर को दे देती है। बीवी मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ी मिठाई भी लेते हैं ना। अब दामाद पहली बार आ रहा है तो साथ ही मीठा तो रहेगा ना। हाँ ले लो, मैंने कब मना किया। लपक कर पहुँच जाती है मिठाई लेने। अब शादी के बाद पहली बार मेके का सफर किया, भला कोई सिर्फ फ्रूट और मिठाई से पूरा करता है तो साथ में आ जाता है नमकीन, समोसे, कचौरी और ना जाने क्या क्या। अरे इतना सामान क्या है ये? बीवी का तो मानो कलेजा जैसे सुनकर जबान पर आ जाता है। क्यों? बोलिए क्या कहा आपने? मैं आपके पैसों से नहीं ले रही हूँ, मेरे पैसों का है। जिन लोगों ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था वही है ये बड़े आए। अरे मतलब मैं कह रहा हूँ कि अरे मैं तो बस ये कह रहा हूँ। कुछ नहीं कहना, आप तो बस चुप ही रहिए, समझे? ये कह रहा था, वो कह रहा था तुम्हारे घर में मेरी मम्मी पापा आते हैं तो कितना लाते हैं, और मैंने थोड़ा सा ले लिया अपने मेके के लिए तो बहुत। बीवी का फुल ड्रामा शुरू था और ये ड्रामा पूरा चला मेके पहुंचने तक। मेके पहुंचकर बीवी का मुंह खोला और सासू माँ क्या हो गया मेरी फूल सी बच्ची को? हैं दामाद जी, काहे मेरी बच्ची को रुलाते हैं? अरे बस भी करो, पहली बार दामाद जी गिर रहे हैं, तुमको फूल सी बच्ची की पड़ी है। आइए दामाद जी, बहुत अच्छा लगा आपको अपने घर में देखकर। हाँ हाँ अच्छा तो हमें भी लगा, वो तो सिर्फ इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि बिटिया रोते रोते आए तो ठीक थोड़ी न लगता है दामाद जी। दामाद क्या बोले, काहे रो रही है बेटी? वो तो बस जो ढेर सारा सामान भी बेटी खरीद लाई थी ससुराल की चौखट पर रखने वाला होता है। यहाँ नहीं वहाँ बाहर रख दीजिए। और क्या? अरे मैं तो बस ये कह रहा हूँ, क्यों अब तो कोरोना थोड़ा कम हो गया है, अभी आप लोग घर का सामान पहले बाहर ही रखते हैं क्या? अरे नहीं ना, वो अम्मा पड़ोसियों को दिखाना चाहती थी कि हमारे ससुराल से कितना सामान आया है। वो क्या, जैसे ही आसपास वालों को पता चला था कि तुम आ रहे हो तो सबने घर के रोशनदान खोल दिए थे झांकने के लिए। तुम्हें ना अभी कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सारे मोहल्ले की नजर तुम पर है। क्या पहने हो से लेकर कैसी शक्ल बना रखी है, सब ताड़ रहे हैं। क्या और क्या, काहे को हम कहेंगे घर का सामान बाहर रखने? अरे ये बहुत जलता है दामाद जी, ना बहुत ना खराब मोहल्ला है ये, अब क्या करे, आदत हो। दामाद घर देखता है तो इसे वहाँ एक छोटा सा शेर नजर आता है। वो समझ जाता है कि झांकने की रवायत इसके भी ससुराल में है, लेकिन भाई अभी तक शुरुआत है, अभी दिन 2 दिन हो जाने दो। दामाद को भी पता चलेगा कि मेके में क्या क्या होता है। तो चलते हैं आगे। पड़ोसन बहारने से घर आती है। अरे तो दामाद बाबू आए हैं, सॉरी, हाँ पता नहीं था। आप क्या करते हैं दामाद जी? दामाद कुछ कहे इससे पहले ही सास बोल पड़ती है। अरे बताया तो था, बिजनेस करते हैं, बिजनेस बर्तन का। ऐसा बर्तन टील और तांबे का भाव है। अरे वो तो वजन पर मुनसर है, बड़ा देगचा कितने का मिल जाएगा? क्यों, तांबे का या स्टील का? इस दोनों एक एक कितने का मिलेगा? इसलिए तो दुकान में जाना पड़ेगा ना। वो सर झटक कर खड़ी हो जाती है। दामाद जी क्या गूंगे हैं जो बोल नहीं पाते? आप ही जवाब दे रही हैं तब से। क्यों अम्मा, आप क्या अंधी हैं? देख नहीं रही कि आपको अम्मा आपको टाल रही हैं, लेकिन फिर भी आप 10 सवाल किए जा रहे हैं। गूंगे नहीं है मेरे शोहर। 11:15। देखा बोलना भी आता है और घड़ी भी समझ लेते हैं। चलिए अब निकलो। इनको तो पता ही नहीं था कि हमारे दामाद आ रहे हैं। अरे पूरा मोहल्ला जानता है, ये तो सबकी नानी है खबर फैलाने में। चलो निकलो। अरे दामाद को बड़ा बुरा सा लगता है कि कैसे पड़ोसन को घर से बाहर निकाल रही हैं। नहीं दामाद जी, वो क्या है ना,
इनका दामाद भी आया था पिछले हफ्ते। अरे हम गए थे ना, बातचीत करके पता लगा कि इकलौता है दामाद, तो हमने भी बना दिया पूरे मोहल्ले को। तो हमने ना बता दिया पूरे मोहल्ले को, इसी का बदला लेने आई थी वो। लेकिन हम हैं भाई, हमें पसंद नहीं कोई हमारे दामाद पे बात करे, अच्छा थोड़ी ना लगता है, क्यों जी? दामाद समझ जाता है कि फुल ड्रामा कंपनी है इसका ससुराल, लेकिन वो तो ऐसा नहीं है। अब कैसे कटेंगे ससुराल में 2 दिन? आगे दोपहर 2 बजे खाने का वक्त हो रहा है, लेकिन खाना कहाँ है? देखो तो सासू माँ किचन में है भी कि नहीं। दामाद जैसे ही किचन में देखता है तो सामने खड़े होते हैं ससुर जी, वो भी हाथ में बेलन लेकर। माफ करिए, क्या हुआ? आप मारेंगे तो नहीं ना मुझे? कैसी बात कर रहे हैं आप दामाद जी, आपकी तो सेवा होती है। वो क्या है ना, बेटी बहुत दिनों बाद आई है तो माँ बेटी दोनों को मार रही हैं। मैंने सोचा खाना मैं ही बना लूं। वैसे लहसुन छीलना था, अगर आपकी थोड़ी मदद मिल जाती तो। कैसा चल रहा है काम आपका? बिजनेस तो खूब चलता होगा। बस पापा जी, खाना पीना पूरा हो जाता है, आपकी दुआएं हैं। खाने पीने के अलावा मेरी बेटी को थोड़ा शॉपिंग का शौक है, तो उसको भी देख लेना। क्या है ना, मैंने कोई कमी नहीं रखी इसके लिए, समझ रही है ना? दामाद क्या कहता, सामने पड़ा था चाकू, इसे देखकर ही तो वो यही बोल रहा था जो ससुर सुनना चाहते थे। तभी सास आ जाती। हाँ, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? अरे 25 साल हो गए तुमको, लेकिन खाना बनाते वक्त हाथ नहीं चलते। क्या वक्त हुआ? क्या है पापा, खाना नहीं बना अभी तक? आप ये देख रहे हैं ना, कल को ये भी किचन में ऐसे ही काम करेंगे क्या? मैं क्यों किचन में काम करूं? लिया है ना दामाद जी, आपके ससुर जी भी तो देखिए करते ना। अब शालू ने अपने पापा जी को ही किचन में देखा है। अब हर लड़की अपने शोहर में बाल्द की ही तो परछाई देखती है, क्यों शालू? तभी शालू आ जाती है। शालू क्या कहती है और दामाद का क्या रिएक्शन होता है, जानने के लिए देखें मेके के 2 दिन का अगला पार्ट। सुपना अपने छोटे से घर में अपनी देवरानी नेहा और बोली सी सास सुमित्रा के साथ रहा करती थी। सुपना और उसका घराना एक मिडिल क्लास का था, पर नेहा को दावत देना और दावत पर जाना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन, दीदी आज माँ जी की तबीयत पहले से काफी ठीक लग रही है ना, लास्ट टाइम मेरी शादी में ही दावत हुई थी, क्यों ना आज घर में कुछ मेहमानों को बुलाकर दावत की जाए। नेहा, रोज रोज दावत नहीं की जाती, घर में जब कोई मेहमान आता है या कोई खुशी होती है तब दावत की जाती है। तुम जानती हो ना अपने घर के हालात। पर दीदी काफी वक्त हो गया है दावत को तो। नेहा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, इस घर की बहू हो। मैंने कह दिया ना, घर में कोई दावत नहीं होगी मतलब नहीं होगी, अब जाकर अपना काम करो। सुपना नेहा को दावत करने से साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद नेहा का मुंह उतर जाता है। वो अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है, ठानी जी कितनी कंजूस हैं, दावत करने से भी डरती हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों को दावत खिला सकूं। नेहा काफी सोचती है कि किस तरह वो घर में दावत करे। तभी घर का फोन बजता है। अब जैसे ही नेहा फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि फोन पर इसका मामा ससुर हैं। माफ करना मामा ससुर जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं बहू, वैसे मेरी बहन अब कैसी है? अगर मैंने मामा ससुर जी को बता दिया कि मम्मी जी अब ठीक हैं तो वो नहीं आएंगे, और अगर मामा ससुर घर नहीं आए तो दावत नहीं होगी। एक काम करती हूँ, इनसे झूठ बोल देती हूँ कि मम्मी जी की तबीयत काफी खराब है। मैं आपको क्या बताऊँ मामा जी, वो क्या है ना, मम्मी जी की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। क्या? मेरी बहन की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है? अब तो मुझे अपनी बहन से मिलने के लिए आना ही पड़ेगा। बहू, मेरी बहन को बता देना मैं कल ही उनसे मिलने आ रहा हूँ। नेहा बहुत खुश हो जाती है और फोन रखकर अपनी जेठानी के पास जाती है और मामा ससुर के घर आने की बात बताती है। कल मामा ससुर घर आ रहे हैं माँ जी को देखने। अब तक राजू जी ने और अशवक ने शहर से पैसे भी नहीं भेजे, घर में राशन भी नहीं है, कल इन्हें क्या खिलाएंगे? तुम दीदी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, घर में मेहमान आ रहे हैं, वो भी मामा ससुर। अगर इन्हें ढंग का खाना नहीं दिया तो वो क्या सोचेंगी, इनकी बहन की बहू कैसी है जिन्होंने इनका अच्छे से इस्तकबाल भी नहीं किया। सुपना नेहा की बात पर सोचने लगती है। वो अपने शोहर को फोन करके कुछ पैसे भेजने के लिए कहती है। राजू कुछ पैसे उधार लेकर सुपना को भेज देता है और सुपना इन्हीं पैसों से घर का राशन ले आती है। इतना सारा सामान, कल तो दावत करने में बहुत मजा आएगा। हाँ दीदी, सारा सामान संभाल कर किचन में रख दो और ध्यान रखना कि इतना ही खाना बना के वो बर्बाद ना हो। दी, मैं सब कुछ समझ गई, आप दावत की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी, आप ना बस माँ जी का ख्याल रखना। फिर क्या था, नेहा लग जाती है दावत की करने की तैयारी में।
अगले दिन जब उसके मामा ससुर घर आते हैं तो नेहा एक आदमी के लिए खाना बनाकर पूरे गांव का खाना बना देती है। इतना सारा खाना देखकर सुपना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नेहा, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना कि सिर्फ मामा ससुर जी के लिए अच्छा खाना बनाना, और तुमने तो इतना सारा खाना बना दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने पूरे गांव को दावत दी है। दीदी, दावत रोज रोज नहीं होती ना, इसलिए मैंने पूरे घर के लिए ही खाना बना दिया। अब अच्छा थोड़ी ना लगेगा कोई एक जना पकवान खाए और एक जना नमक रोटी। इससे पहले कि वह नेहा को कुछ कह पाती तभी वहाँ सुमित्रा आती है। अपनी सास को देखकर सुपना जल्दी से सारा खाना ढक देती है और अपनी सास को किचन से बाहर ले जाकर इससे बातें करने लगती है। माँ जी, आप यहाँ अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देती ना। बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं खुद ही पानी लेने के लिए किचन में आ गई। और वैसे भी बहू, अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। फिर भी माँ जी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। और थोड़ी ही देर में मामा ससुर आते होंगे। अगर वो आपको इस हालत में इधर उधर घूमता देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इस तरह से सुपना सुमित्रा को उसके कमरे में छोड़ आती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा मामा ससुर के घर आने का इंतजार करती है। फिर दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन मामा ससुर तो आते ही नहीं। मामा ससुर कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दावत बर्बाद हो जाए। एक काम करती हूँ, दीदी से बात करती हूँ। नेहा सुपना से बात करने जाती है। इसे अपने मामा ससुर को फोन करने को कहती है। जब सुपना अपने मामा ससुर को फोन करती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी वजह से नहीं आ रही। ये सुनकर सुपना बहुत परेशान हो जाती है। नेहा, मामा ससुर नहीं आ रहे, अब क्या होगा? तुमने तो पूरे गांव का खाना बना रखा है। तुम्हें दावत करने का बहुत शौक था ना, अब तुम ही खत्म करो। पर दीदी, आप मुझ पर क्यों नाराज हो रही हो? मुझे थोड़ी ना पता था मामा ससुर नहीं आएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि सबके लिए पकवान मत बनाना, सिर्फ मामा जी के लिए बनाना। अब तुम ही खाओ अपनी दावत। इस तरह से सुपना अपनी देवरानी और इसकी दावत से नाराज हो जाती है। नेहा को खुद समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करें, इसलिए वो अपनी कुछ दोस्तों और गांव के कुछ औरतों को घर में बुला लेती है। अरे नेहा, ये अचानक से दावत, आखिर किस खुशी में? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? खुशखबरी तो है दोस्तों, आखिर मेरी सांस पूरी तरह से ठीक जो हो गई। तुम्हें पता है, मैंने अपनी सांस के लिए मन्नत मांगी थी कि मेरी सांस ठीक हो जाएगी तो मैं दावत करूंगी। आखिर बहू किसकी है? ऐसी समझदार बहुएं पाकर भला मुझे क्या हो सकता है? अब तो मैं सच में पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। तरह से घर आए सभी लोगों को नेहा की दावत बहुत पसंद आती है और वो सभी जाने से पहले कुछ पैसे वो नेहा के हाथों में पकड़ा जाते हैं। ये देखकर नेहा को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी जेठानी से कहती है, देखो दीदी, आपकी देवरानी की दावत बर्बाद नहीं गई। जितना हमने दावत में लगाया था इतना हमें वापस मिल गया। अरे वाह नेहा, सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर बहू किसकी है? ऐसी समझदार बहुएं पाकर भला मुझे क्या हो सकता है? अब तो मैं सच में पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। इस तरह से सुमित्रा और सुपना नेहा की दावत और इससे समझदारी की तारीफ करते हैं और हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। सुमित्रा के 3 बच्चे थे, तो जैसे बेटे वनीत और पुनीत तो जैसे सुमित्रा की आंखों के तारे थे। प्यार तो वो अपनी बेटी प्रिया से भी करती थी, लेकिन बिल्कुल आम माओ की तरह बेटी का प्यार बस इसे ससुराल तक पहुंचाने के लिए ही था। और बेटों का प्यार इनके लिए तो घर, जमीन, गाड़ी लाकर देने के लिए तैयार थी। सबसे छोटी होने पर भी सबसे पहले सुमित्रा ने बेटी प्रिया के हाथ पीले किए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके इसे तसल्ली हुई। बेटी की शादी के बाद इसने पहले बड़े बेटे वनीत की शादी प्रीशा से की और इसके 2 साल बाद छोटे बेटे की शादी पूजा के साथ करा दी। सुनते हैं प्रिया की शादी तो अच्छे खानदान में हो गई और दोनों बेटों के लिए मैं चुन चुन कर हीरे ले आई हूँ। बस जी, अब तो समझो जीवन मुकम्मल हो गया। हमारी बेटी ससुराल में खुश है और हम यहाँ अपने दोनों बेटे और बहुओं के साथ। क्या ठीक कहा ना? भाग्यवान, बिल्कुल ठीक कहते हो। सुमित्रा और सुमित बड़े असूलों वाले थे, जो एक बार बेटी को विदा किया तो इसे ससुराल में रहने के लिए छोड़ दिया। रोज रोज फोन करके मेके की खबर बेटी तक पहुंचाने की सिमत सख्त खिलाफ थे। थोड़ा सा ही वक्त गुजरा था कि सुमित्रा अपने 2 मंजिला घर को छोड़कर शोहर समेत के साथ फार्म हाउस में शिफ्ट हो गई। अरे माँ, कितने अरमानों से आप 2 मंजिला घर बनाया था कि आप अपनी बहू के साथ इसमें रहेंगी। क्या जरूरत है आपको शहर से बाहर फार्म हाउस में अकेले रहने की? वैसे तो माँ ने हंसते हुए बात की थी, लेकिन न जाने क्यों प्रिया को माँ की बनौटी लग रही थी। प्रिया के मन में अथल पथल हो रहा था। मुँह से माँ को बताऊंगी कि माँ को कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस पर रहने की परमिशन मांगने के लिए मैंने फोन किया था, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर है। वो तो खुद ही वहाँ रहने चली गई हैं। इनके 2 दिन बाद बड़ी भाभी का फोन आता है। अरे प्रिया, कैसी हो? सब ठीक चल रहा है ना?
हाँ भाभी बस ठीक है। वो दरअसल ना मुझे एक मकान की जरूरत है। हम जिस घर में रहते हैं इसे हमने कुछ पर्सनल रीजन से बेच दिया है। बस अब किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। माँ बाबूजी अब अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी है। तेरी छोटी भाभी तो कब से पीछे पड़ी हुई है कि माँ बाबूजी के बिना घर काटने को आता है। सच में छोटी भाभी बहुत प्यार करती हैं माँ बाबूजी से। अच्छा ऐसे कैसे? मम्मी पापा घर छोड़कर चले गए, आप दोनों ने रोका नहीं? बताऊं प्रिया, छोटी ने तो माँ बाबूजी के जाने के बाद कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया। हमने तो इन्हें रोकने के लिए खूब मनाया, लेकिन इन दोनों ने तो एक बार कसम खा ली तो खा ली। तो वो घर छोड़कर ही माने। क्या कह सकते हैं, माँ बाबूजी को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। बट छोटी भाभी ठीक ही कह रही है। माँ पापा नहीं है तो एक फ्लोर खाली होगा। आप लोग देखो कोई अच्छा किराएदार मिल जाए। मैं भी देख रही हूँ 20,000 तक कोई मकान मिल जाए तो जल्दी से शिफ्ट हो जाऊँ। रन की बात सुनकर बड़ी भाभी गोल गोल घुमाकर फोन रख देती है। बड़ी चालू है ये प्रिया। जैसे ही इसे पता चला कि मैं किराएदार ढूंढ रही हूँ तो अपने लिए मकान ढूंढने का रोना रोने लगी। मैं क्या बेवकूफ हूँ जो अपनी नन को घर किराए पर दूंगी? बाबा रिश्तेदारी से तो दूर ही भले है। तो बड़ी भाभी को जल्द ही किराएदार मिल जाता है जो पूरे 18,000 में ऊपर का फ्लोर किराए पर लेने को राजी हो जाता है। भाभी आजकल सीधे होने का ना कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ पहले ही दिन रेंट एग्रीमेंट करके कागज किराएदार के मुंह पर मार दो। इससे हमारी भी पूरी सेफ्टी रहेगी और एडवांस में किराया भी मिलेगा हमें। सही बोल रही हो छोटी। ऐसा करते हैं 3 महीने का एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाद में आगे भी बढ़ा लेंगे। किराएदार के साथ 3 महीने का एग्रीमेंट करके वर्षा और पूजा बहुत खुश थी। अब तो घर बैठे 18,000 इनकी जेब में आने वाले थे। दोनों के पेट में तितलियां नाच रही थी क्योंकि दोनों को 9,000 मिलने वाले थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। एक हफ्ते के बाद किराएदार मनोज अपने साथ 2-3 लड़कों को लेकर घर आता है। फिर रात तक तेज आवाज में गाने बजाकर तीनों पार्टी करते हैं और सुबह 4 बजे नशे में धुत होकर मनोज के दोस्त वहां से चले जाते हैं। देख रही है छुटकी, ये कैसे आदमी को किराए पर रख लिया हमने। कौन शरीफ आदमी अपने घर में ऐसे आदमियों को बुलाकर शराब पिलाता है? अगर इसे ज्यादा दिन तक रखा ना तो मोहल्ले में हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। अरे माना कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन और भी तो लोग हैं जिनके घर में बहन बेटियां हैं। अगर इसे छोड़ दी तो ये कॉलोनी का माहौल खराब करेगा। तो क्या करें भाभी? अगर 3 महीने से पहले इसे निकाला तो एग्रीमेंट के मुताबिक इसे इसका पूरा डिपॉजिट वापस करना होगा। अरे आग लगे ऐसे डिपॉजिट को। 1-2 दिन में इसी का पैसा इसके मुंह पर मारकर चलता करूंगी। 3 महीने का किराया देकर हमें खरीद थोड़ी ना लिया है इस कम्मे ने। 2-4 दिन गुजरे थे तो किराएदार मनोज फिर से शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंच गया। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया था। किसी तरह इसका डिपॉजिट का पैसा इसे देकर दोनों ने किराएदार को चलता कर दिया। दोनों देवरानी जेठानी एक बार फिर किराएदार ढूंढ रही थी, लेकिन अब इसकी हालत दूध से जले बिल्ले की तरह हो गई थी जो छपी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं। छोटे से शहर में मिचेल नाम की बहुत ही गरीब औरत अपनी 8 साल की बेटी शगुन के साथ किराए के मकान में रहती थी। शगुन पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी, मगर मंचर के घर के हालात बहुत ही खराब थे। इसलिए वो शगुन के पास के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा करती थी। एक दिन शगुन अपनी माँ से कहती है, माँ आज मेरी क्लास की मैम ने मुझसे कहा कि मैं अपनी क्लास में ज्यादा होशियार हूँ, मुझे तो किसी बड़े स्कूल में होना चाहिए। ये भी कहा कि अगर पूरे स्कूल में मैं फर्स्ट आई तो मेरा दाखिला बड़े और अच्छे स्कूल में करा देंगी। माँ मेरा सपना है कि मैं भी बड़े स्कूल में पढ़ाई करूं और बड़ी होकर अच्छी डॉक्टर बनूं। मेरी लाडो को डॉक्टर बनना है। बड़े मंजन मन में सोचती है, स्कूल में पढ़ाई के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मैं तो घरों में नौकरानी का काम करती हूँ। शगुन की पढ़ाई के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से जमा कर पाऊंगी। यही कि कुछ दिनों बाद तेरे पेपर शुरू होने वाले हैं, तो तुम मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा। फिर क्या था, शगुन रात खूब पढ़ाई लिखाई करती है, मगर एक रात जब वो पढ़ाई कर रही थी तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है। शगुन बाहर जाकर देखती है कि सभी के घरों की लाइट आ रही है, सिर्फ उसके घर की लाइट चली गई है। देखो ना, सभी के घरों की लाइट आ रही है, बस हमारे घर में लाइट नहीं है। बेटा 2 महीने से मकान का किराया और बिजली का बिल मकान मालिक को नहीं दिया, ना ही इसीलिए इसने हमारे घर की बिजली काट दी होगी। हाय अल्लाह, अब मेरी बच्ची अंधेरे में कैसे पढ़ाई करेगी। आज तेरे अब्बू जी जिंदा होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। बच्चे तो फिक्र मत करना, अभी तेरी माँ जिंदा है। मैं कल ही कुछ और घरों में सफाई का काम करना शुरू करती हूँ ताकि मकान मालिक को जल्द से जल्द किराया दे सकूँ और बिजली का बिल भर सकूँ। आप पहले ही बहुत काम करती हो, अब मेरी पढ़ाई की चिंता ना करो। मैं तो
बाहर सड़क पर खंबे की लाइट के नीचे भी बैठकर पढ़ाई कर लूंगी। और फिर शगुन रात को सड़क के किनारे लगे खंबे पर लगे लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगती है। एक दिन शगुन स्कूल से घर आती है तो देखती है कि इसकी माँ चारपाई पर लेटी दर्द से करा रही है। शगुन माँ के पास जाती है और कहती है, आपकी तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई? आपके पैर में घाव कैसा? अब बताऊं बेटी, मैं मालकिन के घर में सफाई कर रही थी और सफाई करते हुए न जाने कैसे गिर गई और मेरा ये हाल हो गया। कल मालकिन के बेटे का जन्मदिन है और अब मैं कैसे काम पर जाऊंगी। माँ, आप कितना काम करती हो और जरा देखो तो आपको ऐसी हालत में भी काम की पड़ी है। बेटा, मालकिन ने कहा है कि वो बाबा के जन्मदिन पर मुझे काम के ज्यादा पैसे देंगी, तभी तो मैं बिजली का बिल भर पाऊंगी, ताकि मेरी लाडो को सड़क पर बैठकर पढ़ाई न करनी पड़े। माँ, आप कहीं नहीं जाओगी, आपको बस घर में रहकर आराम करना है। रोना बंद करो माँ। शगुन अपनी माँ से ये सब कह रही थी, तभी इसके दरवाजे पर मालिक मकान अपना किराया वसूल करने के लिए आता है। अरे ओ मंजन बहन, मकान का किराया चुकाना है या फिर तुम्हारा सारा सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक दूं? 2 महीने से किराया नहीं दिया तुमने, बिजली के बिल के पैसे तक नहीं दिए। ऐसा नहीं चलने वाला, जल्दी से मेरे पैसे दो, नहीं तो मेरा मकान खाली करो। अंकल जी, मेरी माँ बीमार है, आप हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दें, हम जल्दी आपको किराया चुका देंगे भाई। ठीक है, पर अगर कुछ दिनों में मेरे मकान का किराया नहीं दिया तो मैं बिजली के साथ साथ पानी देना भी बंद कर दूंगा, समझी? कहकर मालिक मकान वहाँ से चला जाता है। अल्लाह, क्या होगा अगर हमारे सर पर छत भी नहीं रही तो हम कहाँ जाएंगे? फिक्र ना करो, मैं कल से मालकिन के घर काम के लिए जाऊंगी और जब काम के पैसे सबसे पहले मकान का किराया दे देंगे। अरे बेटा, तेरी पढ़ाई? मैं अपनी किताबें भी ले जाऊं ताकि काम करने के बाद मैं पढ़ाई भी कर पाऊं। और फिर सुबह होते शगुन अपने घर का सारा काम करके माँ को दवाई देकर मालकिन के घर की सफाई करने के लिए चली जाती है और वहाँ जाकर जल्दी से काम खत्म करके कोने में जाकर बैठ जाती है और अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करने लगती है। तभी इसकी मालकिन वहाँ आती है और शगुन को बैठकर पढ़ते देखकर गुस्से से कहती है, अरे ओ लड़की, तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा है, ये अपनी पढ़ाई करने के लिए नहीं। शगुन अपनी किताब एक तरफ रखती है और घर के काम में लग जाती है। अगले दिन शगुन स्कूल जाकर अपना एग्जाम देती है और घर आकर अपनी माँ के साथ अपने घर के काम में लग जाती है। दिन में मालकिन के घर की सफाई करती है और रात को अपने घर सड़क के किनारे बैठकर पढ़ाई करती है। कुछ ही दिनों में माँ की तबीयत ठीक हो जाती है और शगुन से कहती है, गर्मी के कारण मेरी बेटी को न जाने क्या क्या सहना पड़ा। फिर इस तरह से काफी समय बीत जाता है। अब शगुन काफी बड़ी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, फिर माँ, मेरा सपना है कि मैं भी बड़े स्कूल में पढ़ाई करूं और बड़ी होकर अच्छी डॉक्टर बनूं। माँ, मुझे डॉक्टर बनना है, पर इसके लिए हमें कॉलेज की फीस देनी होगी। अगर टाइम से फीस नहीं भरी तो कॉलेज से मेरा नाम काट दिया जाएगा। अल्लाह, जैसे तैसे मेरी बच्ची यहाँ तक पहुँची है, अब आगे भी आप ही रास्ता दिखाओ। अल्लाह, आपने कहा था कि मालकिन के बेटे को पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर की जरूरत है, अगर मैं इसे पढ़ाऊं तो क्या था? उसी दिन मंजन अपने मालकिन से बाबा की ट्यूशन की बात कर देती है और शगुन अगले ही दिन उसे बाबा को पढ़ाना शुरू कर देती है। अब एक रोज शगुन मालकिन के बेटे को पढ़ा रही थी तो मालकिन शगुन के पास आकर कहती है, सच में बेटी, तुम बहुत ही मेहनती हो, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए तुम्हें कितना कुछ करना पड़ रहा है। हम गरीब लोगों को अपने सपने पूरे करने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। जैसे अभी लोग हैं, इनके पास सब कुछ है। ये कहते हुए शगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? मुझे डॉक्टर बनना है, जिसके लिए मुझे कॉलेज की फीस जमा करनी है। अगर मैंने कॉलेज की फीस पर नहीं भरी तो मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। शगुन की बात सुनते ही मालकिन की आंखें भी भर आती है। तुरंत अपने कमरे से पैसे लाकर शगुन के हाथ में रख देती है। तो बेटा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं और तुम इनसे अपने कॉलेज की फीस भरना और जल्दी से डॉक्टर बनकर हमारा भी इलाज करना। शगुन अपनी मालकिन की धनी बात करके जल्दी से जाकर अपने कॉलेज की फीस भरती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और शगुन एक सरकारी डॉक्टर बन जाती है। शगुन अपनी पहली सैलरी से एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोलती है जिसमें गरीब बच्चे बिना फीस के पढ़ने आते थे। एक रोज शगुन की माँ शगुन से कहती, बेटा, अब तो तुम डॉक्टर भी बन गई हो, फिर ये ट्यूशन सेंटर खोलने की क्या जरूरत है? माँ, आप तो जानती हैं कि हम दोनों ने गरीबी में कैसे कैसे दिन काटे हैं। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए जाने क्या क्या काम किए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि गरीबों को भी मुफ्त में शिक्षा मिले और वो भी पढ़े लिखे और मेरी तरह अपने सपने साकार कर सकें। माशा इनकी बात सुनकर बहुत खुश होती है, उसका सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। खुश होकर शगुन से कहती है, अल्लाह ऐसी बेटी सबको दे।
और फिर इस तरह शगुन डॉक्टर के साथ साथ गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री के ट्यूशन सेंटर खोलती है ताकि गरीबों को भी अपने सपने पूरे करने का मौका मिल सके।